जब भी रोमन एम्पायर का जिक्र होता है तो जहन में क्या आता है? शायद बड़े बड़े लश्कर, ग्लैडिएटर्स या फिर वो सड़कें जो सीधा रोम को जाती थी। लेकिन आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जमीन पर नहीं बल्कि समंदरों पर लिखी गई। जी हाँ, हम हमेशा उनकी फौजों और सड़कों को ही उनकी ताकत का राज समझते हैं, लेकिन असल में उनकी सल्तनत की बुनियाद समंदर पर रखी गई थी। जैसा कि कहा जाता है, असल कुंजी तो समंदर पर कंट्रोल ही था। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये सब कैसे किया? इसका जवाब पानी के अंदर छुपे खंडरात और ऐसी टेक्नोलॉजीज में है जो वक्त के साथ गुम हो गईं। आइए आज मिलकर इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो हमारी पहली तहकीक एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़े मसले से शुरू होती है। वो मसला था दुनिया के सबसे बड़े शहर को खाना कैसे खिलाया जाए। देखें, पहली सदी ईस्वी तक रोम की आबादी कोई छोटी मोटी नहीं थी। पूरे 10 लाख लोग, और जाहिर है इन सबको खाने की जरूरत थी। अब कई अरसे तक तो तारीखदान भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए। फिर उन्हें एक सुराग मिला। समंदर के किनारे से कोई 2 मील अंदर जमीन पर एक अजीब सी झील। और ये कोई आम झील नहीं थी, इसकी शक्ल मुजद्दस यानी हेक्सागोनल थी। साफ जाहिर था कि ये कुदरत का नहीं, इंसान का काम है। तो जब माहिरीन ने इस जगह की खुदाई शुरू की तो कड़ियां मिलती चली गईं। उन्हें जमीन के अंदर से बहरी जहाज़ों के ढांचे मिले, पुरानी समुद्री दीवारों के निशानात मिले, और तो और एक नहर भी मिली जो सीधा दरियाए टाइबर तक जाती है। इन सब सबूतों को जब जोड़ा गया तो एक हैरानकुन हकीकत सामने आई। ये जगह, ये झील दरअसल रोम की गुमशुदा सुपरपोर्ट थी, जिसका नाम था पोर्ट्स। ये कोई मामूली बंदरगाह नहीं थी जनाब। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जहां एक ही वक्त में 100 से ज्यादा जहाज लंगरअंदाज हो सकते थे। सोचे जरा। अच्छा, ये तो हो गई बंदरगाह की बात, लेकिन ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था? इसको समझने के लिए आइए एक दूसरे वाक्य पर नजर डालते हैं। ये कहानी है एक ही जहाज की, एक बदकिस्मत जहाज की। स्पेन के साहिल के करीब गोताखोरों को एक बहुत बड़े रूमी कार्गो जहाज का मलबा मिला, जिसे बू फेरेर कहते हैं। और जब मैं कहता हूं बड़ा, तो मेरा मतलब है वाकई बड़ा, तकरीबन 100 फुट लंबा, और इसमें 200 टन से ज्यादा सामान लादने की गुंजाइश थी। ये जमाने का एक दीव हैकल जहाज था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस जहाज पर जो सामान लदा था वो सिर्फ मछली की चटनी वाले मर्तबान ही नहीं थे, बल्कि उसमें से कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिनका ताल्लुक सीधा रोम के शहंशाह से था। हर चीज की अपनी एक कहानी थी। देखें, मलबे से जो सिक्के मिले वो हमें ठीक ठीक बताते हैं कि ये जहाज शहंशाह नीरो के दौर में डूबा था। और जो शीशे की बड़ी बड़ी ईंटें मिलीं उन पर शाही मोहर लगी थी। इम्कान यही है कि ये सब कुछ रोम की मशहूर ज़माना आग के बाद नीरो के तामीर नौ के मंसूबे के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये एक शाही कार्गो था। तो अब हम ये तो जान गए कि उनके पास बड़े जहाज थे और बड़ी बंदरगाहें भी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ऐसी बंदरगाहें बनाई कैसे गईं, खासतौर पर उन जगहों पर जहां कुदरती तौर पर कोई पनाहगाह ही ना हो? ये हमें हमारी कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल है कैसेरिया मैरिटीमा, जो आज के इजराइल में है। यहाँ रोमी इंजीनियर्स के सामने एक ऐसा चैलेंज था जो इस वक्त के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन लगता था। एक गैर मुस्तहकम रेतीले साहिल पर खुले समंदर में एक बहुत बड़ी बंदरगाह बनाना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसी चीज इजाद की जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे कहते हैं हाइड्रोलिक कंक्रीट। ये आतिशफशानी राख यानी पोज़ोलाना, चूने और पत्थरों का एक मिक्सचर था। और इसकी खास बात, ये समंदर के पानी से मिलते ही पत्थर की तरह सख्त हो जाता था। यानी जिस समंदर से उन्हें लड़ना था उसी को उन्होंने अपनी तामीर का हिस्सा बना लिया। कमाल है। इस एक इजाद ने रोमियों के लिए वो दरवाजे खोल दिए जिनका पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो अब खुले समंदर में पानी के अंदर बुनियादें बना सकते थे। इस टेक्नोलॉजी ने पूरी सल्तनत के साहिलों का नक्शा ही बदल कर रख दिया। कैसरिया की बंदरगाह इस बात का जिंदा सबूत है कि रोमी इंजीनियरिंग किस तरह फितरत को भी अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकती थी, सिर्फ अपनी सल्तनत की जरूरियात पूरी करने के लिए। उन्होंने रेत पर दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाह खड़ी कर दी। तो अब तक हमने 3 अलग अलग चीजें देखीं, एक सुपरपोर्ट, एक शाही जहाज और एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी। अब वक्त है कि इन सब को जोड़कर देखें कि आखिर ये पूरी तस्वीर है क्या। देखिए, पोर्ट्स जैसे बड़े लॉजिस्टिक्स हब, बो फेरर जैसे जहाज़ों के तिजारती रास्ते और कैसेरिया में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोलिक कंक्रीट, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं थीं। ये एक बहुत बड़े, मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम का हिस्सा थे।
और इस निज़ाम की वजह से रोमियो ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले या बाद में कोई न कर सका। उन्होंने पूरे बहिरे रूम यानी मेडिटेरेनियन सी को अपनी जाती झील बना लिया था। वो उसे कहते थे मारे नॉस्ट्रम यानी हमारा समुंदर। और ये समंदर अब जंग की जगह नहीं रहा था, ये तिजारत के लिए एक सुपर हाईवे बन चुका था। एक ऐसा हाईवे जिसने रोमन एम्पायर को 500 साल तक ताकत और खुशहाली दी। यही उनकी असल ताकत का राज था। तो आखिरी सवाल, आखिर रोमियो ने ऐसा क्या कमाल किया था कि उनके बाद आने वाली कौमों को उनकी बराबरी करने में 1000 साल लग गए? इसका जवाब सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये उनके बुलंद हौसले, उनकी जिद्दत पसंदी और सबसे बढ़कर समुंदर पर उनकी बेमिसाल महारत का मजमूआ था। एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती।